सर्वेश की आए दिन की शिकायतों और गुस्से से माँ बाप तंग आ चुके थे, लेकिन माँ बाप के मारने डांटने का भी उस पर कोई असर न पड़ता, बल्कि हर गलती का उसे ही दोषी मानने पर सर्वेश के भीतर का ज्वालामुखी और भी उबलने लगता। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए के गुप्ता की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है ठंडा होता ज्वालामुखी। उफ, मैं क्या करूं? इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। किसी तरह चैन नहीं लेने देता। आज इसके डैडी को आने दो, इसकी शिकायत अवश्य करूंगी। 5 वर्ष का है, लेकिन अकड़ 15 वर्ष के बच्चे की तरह दिखाता है। पता नहीं स्वयं को क्या समझता है। मैं यही सब सोचती सोचती कब रसोई में पहुंच गई और कब चूल्हे पर चाय का पानी रखा, मुझे स्वयं भी ज्ञात नहीं। सर्वेश के रोने की आवाज़ अभी भी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और साथ ही वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मम्मी, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसे अनसुना करने का असफल प्रयास करते हुए चाय बनाई। वह उसे लेकर बरामदे में चली गई। सुबह से ही सब गड़बड़ हो रहा था। पोस्ट ऑफिस गई तो काउंटर पर जाकर पता चला कि पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। परिणाम स्वरूप न तो खरीदारी कर पाई और ना ही टिकटें खरीद सकी। सर्वेश उस समय विद्यालय में था। उसे 1.5 घंटे बाद लेकर आना था, अतः सोचा था कि ज़रूरी खरीदारी करके उसे लेकर घर आ जाऊंगी। अब 1.5 घंटा बिताने की समस्या थी। तभी पोस्ट ऑफिस के सामने ही पुस्तकालय दिखाई दिया, तो मैं उसके भीतर चली गई। वैसे मेरे पास पुस्तकालय का कार्ड नहीं था, अतः कोई पुस्तक उधार ले भी नहीं सकती थी। मैं यूं ही पुस्तकें उलटती पलटती रही। धीरे धीरे मैं हिंदी की पुस्तकों की अलमारी के पास जा पहुंची। मुझे याद आया, जब मैं भारत में थी तो रोचक व रोमांचक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ था। पिताजी साहित्यिक उपन्यास पढ़ने की प्रेरणा भी देते रहते थे। वह कभी कभी तो स्वयं ही पुस्तकें ला कर देते थे। मुझे याद आया कि मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यास मैंने पढ़े थे। जब मैंने बीएससी कर ली तो मेरी शादी कनाडा में बसे पल्लवेश के साथ हो गई और शादी के 5 माह बाद ही कनाडा आ गई। आने के 1 वर्ष के अंदर ही सर्वेश हो गया और मैं मात्र 20 वर्ष की अवस्था में माँ बन गई। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, अतः पता भी नहीं था कि छोटे बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। मैंने तो अपनी माँ को सदा चीखते ही सुना था। मैं, सुनैना व रितेश माँ को तंग भी तो बहुत करते थे। माँ भी हमें ढीठ, आलसी, नमक हराम और भी न जाने क्या क्या कहती थी, परंतु पिताजी सदा ही सभ्य भाषा का प्रयोग करते थे। जब माँ हमारी शिकायत पिताजी से करती तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह हम सबको सुधर जाने की चेतावनी देते थे। माँ तब खुश होकर हमें माफ़ कर देती थी। पुस्तकें देखते देखते अचानक घड़ी पर दृष्टि पड़ी तो पता चला कि सर्वेश को लाने का समय हो गया है। शीघ्र ही मैं उसके विद्यालय जा पहुँची। वहाँ उसकी शिक्षिका ने बताया कि उसने अपनी कक्षा के 2 बच्चों को खेल के मैदान में पीट दिया। उन दोनों बच्चों ने सर्वेश की इच्छा के विरुद्ध उसके फुटबॉल पर लात मार दी थी। तब उसने फुटबॉल को किक मारने के बजाय उन दोनों लड़कों को ही किक दे मारी थी। मैंने उसकी शिक्षिका से माफ़ी मांगी और सर्वेश को खा जाने वाली दृष्टि से घूरा। फिर मैं उसे गुस्से से लगभग खींचते हुए ही घर लाई थी। रास्ते में उसने आइसक्रीम लेने की बात की, जिसने मेरे क्रोध को और भी भड़का दिया। घर पहुंचते ही मैंने सीधे सर्वेश को स्नानागृह में बंद कर दिया और तभी से वह रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठाए हुए था। मैं निर्विकार भाव से चाय के घूंट भरती रही। दरअसल मैं उसकी रोज़ रोज़ की शिकायतों से तंग आ गई थी। कुछ समय बाद सर्वेश का रोना बंद हो गया। तभी पल्लवेश कार्यालय से आ गए। उन्होंने आते ही पूछा, सर्वेश कहाँ है? मैंने पूरी बात बता दी। तब वह बोले, हाँ, मैंने भी देखा है। वह बहुत शैतान व असभ्य हो गया है। इसकी पिटाई करनी चाहिए।
पर मैंने उन्हें याद दिलाया कि बच्चों को बुरी तरह पीटने से यदि उनके शरीर पर दाग पड़ जाएं तो इस देश में यह गैर कानूनी काम हो जाता है। पल्लवेश ने कहा, हाँ, तभी तो मैं विवश हूँ, वरना मार मार कर इसे कब का सुधार चुका होता। मुझे भी बचपन में माँ व पिताजी बहुत मारते थे, मुझे अभी भी याद है। पल्लवेश को स्नान घर में जाना था, अतः ऊपर चले गए। फिर स्नान घर का दरवाज़ा खोलकर फर्श पर सोए सर्वेश को बाहर निकालकर बिस्तर पर लिटा दिया। जब सर्वेश सोकर उठा तो मुझे नीचे से ही पता चल गया। वह कुछ खटपट कर रहा था, पर ऐसा लगता था कि डैडी के डर से नीचे नहीं आना चाहता। मैं रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। पल्लवेश दूरदर्शन पर समाचार देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह ज़ोर ज़ोर से सर्वेश को डांट रहे थे। जब आंच धीमी करके मैं वहां पहुंची तो देखा कि वह सर्वेश पर बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वह स्कूल के कपड़ों में ही कालीन पर खेलने लगा था। पल्लवेश ने कहा, मैंने इससे कपड़े बदलने को कहा, पर इसने परवाह नहीं की। फिर वह उसे डांटते हुए बोले, शैतान लड़के, जल्दी से कपड़े बदलो वरना खूब पीटूंगा। सर्वेश ने गर्दन ऊपर करके चुनौती के अंदाज में डैडी को यूँ देखा मानो कह रहा हो, और आप कर भी क्या सकते हैं। उसने चुपचाप फिर खेलना आरंभ कर दिया। मैंने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। पल्लवेश का धैर्य शायद जवाब दे चुका था। वह उठे और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर भेजने के लिए धक्का देकर भोजन कक्ष तक पहुंचा दिया, पर सर्वेश की तो मानो सहमत आई हुई थी। वह ऊपर जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। इस बार यह और ज़ोर से चिल्लाए, तू ऊपर जाता है या फिर स्नान घर में बंद करूं? यह धमकी शायद अपना प्रभाव दिखा गई, क्योंकि रात के समय वह बाथरूम में अकेले बंद नहीं होना चाहता था। अतः ज़ोर ज़ोर से पांव पटकता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। पल्लवेश का मूड खराब हो चुका था। वह मेरे पास रसोई में आए और बोले, मेरा मन करता है कि इस सूअर के बच्चे को हंटर से पीटूं। मैंने उनके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, क्यों खुद को गाली दे रहे हो? अब चुप भी हो जाओ। वैसे भी वह भूखा है, दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया। शायद यह मैं नहीं, मेरी ममता बोल रही थी। आखिर मैं उसकी माँ थी। सर्वेश मेरे शरीर का एक हिस्सा था। वैसे भी मैं स्वयं उसे डांटूं या मारूं, पर यदि पल्लवेश उसे कुछ कहते या थप्पड़ भी मार देते तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और सर्वेश की त्रुटि होते हुए भी मैं उसी के पक्ष में हो जाती थी। खैर, जब सर्वेश नीचे आया तो वह सोने के कपड़े पहने हुआ था। उसने शायद मुंह भी धोया था, पर रोने के कारण आंखें सूजी सूजी सी लग रही थीं। संभवतः वह ऊपर फिर रोया था। मैंने पति और बेटे को खाने के लिए बुलाया और स्वयं भी खाना लेकर बैठ गई। पल्लवेश अपने कार्यालय के बारे में बातें करने लगे और मैं अपनी दिनचर्या के विषय में बताने लगी। अचानक पल्लवेश ने सर्वेश की ओर देखा और व्यंग्यात्मक शैली में कहा, क्यों बरखुरदार, आज कितनों के हाथ पैर तोड़े? सर्वेश ने हिकारत से डैडी को देखा और चुपचाप खाना खाता रहा। शायद उसे भी इस तरह की बातें रोजाना ही सुनने की आदत सी पड़ गई थी। तभी पल्लवेश ने पुनः प्रश्न किया, बड़ा होकर तू गुंडा बनेगा? जब देखो तब मारपीट, कहो तो मैं अभी से असली वाली बंदूक खरीद दूं? इतना सुनते ही सर्वेश खाना छोड़कर उठा और चीखते हुए बोला, हाँ हाँ ला दीजिए। सबसे पहले मैं आप दोनों को ही शूट करूँगा और फिर अपनी उस टीचर को भी शूट करूँगा जो मम्मी से हमेशा मेरी ही शिकायतें करती है, जबकि वे दोनों लड़के खेल के मैदान में मुझे अक्सर तंग करते हैं। जब मैं शिकायत करता हूँ तो बस उनसे सॉरी कहलवा देती है। आज जब मैंने उन्हें पीट दिया तो मम्मी को बता दिया, कहता हुआ सर्वेश बिना पूरा खाना खाए अपने कमरे में चला गया। मैं और पल्लवेश स्तब्ध से बैठे रह गए, मानो बिजली का करंट लगा हो। हम दोनों को इस बात का अनुभव हुआ कि हम शायद अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ
तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अवश्य ही कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। सर्वेश हमें अपना पुत्र न लगकर एक दहकता हुआ ज्वालामुखी सा प्रतीत हो रहा था। यदि इसे अभी ठंडा नहीं किया गया तो वह न केवल अपने अपितु माता पिता के जीवन पर भी खौलता हुआ लावा उड़ेल सकता है। इसके बाद हम दोनों ऊपर गए और प्यार से उसे मनाया। वह उसे गोद में लेकर नीचे ले आए, उसे प्यार से खाना खिलाया। वह बाद में स्वयं भी खाना खाया। फिर मैं एक पुस्तक लेकर और सर्वेश को लेकर उसके कमरे में चली गई। मैंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। जब मैं उसे कहानी सुनाने के लिए पुस्तक खोलने लगी तो उसने अपने नन्हे हाथों से उसे बंद कर दिया और अपने बारे में विस्तृत रूप से बताने लगा। सारी बातें सुनने के बाद मुझे सर्वेश सर्वथा निर्दोष ही प्रतीत हुआ। मैंने कहा, बेटे, कल ही तुम्हारी टीचर को ये सारी बातें बताऊंगी। वैसे तुम अगले माह दूसरे विद्यालय में जा रहे हो। यदि तुम्हें कोई तंग करे तो चुप मत रहना। मुझे और अपनी टीचर को पूरी बात बताना। मैं यह भी देखूंगी कि तुम्हारी टीचर ने उनकी माँओं को भी बताया है या नहीं। सर्वेश के चेहरे पर से ज्वालामुखी की तपिश गायब होने लगी थी और ठंडे पानी की झील सी असीम शांति सी छाने लगी थी। फिर वह मुझसे लिपट कर बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे प्यार से दबोच लिया। वह उसके आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ दिया। फिर वह शीघ्र ही सो गया। मैंने बगल में पड़ी पुस्तक एक ओर सरका दी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को ज्वालामुखी न बनाकर शीतल जल की एक सुंदर झील बनाऊंगी। कल ही मैं फिर पुस्तकालय जाऊंगी। वह बाल मनोविज्ञान पर कुछ पुस्तकें अपने व पल्लवेश के लिए ले आऊंगी। मैं सोचने लगी, गलती सर्वेश की नहीं बल्कि हम दोनों की है। हम दोनों ही आदर्श माता पिता नहीं बन पाए, पर आदर्श बच्चे की कामना जरूर रखते हैं। सर्वेश ने मुझसे यह भी कहा था कि आप लोग मुझे बार बार धमकी न दें तो मैं आप लोगों की बात एक बार में ही मान लूँगा। उसकी बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि अब उसे नन्हे भाई अथवा बहन की ज़रूरत है ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। मुझे प्रतीत हुआ कि इस समस्या का समाधान अब शीघ्र ही हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं गहरी निद्रा के आगोश में समा गई। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।